अभी तक हम लोग गॉस लॉ में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। हम लोग एरिया वेक्टर पढ़ लिए, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिए, फिर गॉस लॉ पढ़ें और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ें। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखे थे और हम लोग कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव किए थे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सरफेस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए कंडक्टिंग सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ चार्ज एंड स्फेरिकल सेल। और जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन था वो सब का फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है हर समय। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जेई मेन लेवल, नीट लेवल या फिर जेई एडवांस लेवल। आज का टॉपिक बोर्ड लेवल नहीं होगा। तो सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सिलेंड्रिकल सेल। सिलेंड्रिकल सेल, ठीक है, मतलब बोल सकते हैं हॉलो सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल। सेल का मतलब हुआ हॉलो सेल जिसका थिकनेस नेग्लिजिबल है। वैसे दिस रिजल्ट इज ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, क्योंकि अगर कोई कंडक्टर ले लिया जाए तो जितना भी चार्ज होता है वो कंडक्टर के आउटसाइड में आ जाता है। तो अगर मान लो कि एक सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है और इसके अंदर कोई चार्ज डाल दो, वो चार्ज अंदर रहेगा ही नहीं, वो चार्ज कहाँ पे आ जाएगा? सरफेस पे, और वो चार्ज का सिलेंड्रिकल सेल बन जाएगा। तो दिस रिजल्ट इज ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम। ठीक है, तो मान लो कि एक सिलेंड्रिकल सेल है और ये लॉन्ग है। मान लो दिस लाइन इज इट्स एक्सिस और इसका रेडियस है कैपिटल आर और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। और इस बार हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि चार्ज सिर्फ सरफेस पे है, तो हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो मान लो कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, ठीक है। अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होगा? तो वंस अगेन रेडियली आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड में नहीं होगा, क्योंकि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। क्यों ज़ीरो होता है आगे देखेंगे। तो हम लोगों ने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द एक्सिस। सबसे पहले इनसाइड द सिलेंडर और नेक्स्ट आउटसाइड द सिलेंडर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं इनसाइड द सिलेंडर। तो इनसाइड द सिलेंडर के लिए स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर कंसीडर किए। तो मान लो स्मॉल आर डिस्टेंस पे इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? स्मॉल आर रेडियस का एक कोएक्सियल सिलेंडर ड्रॉ कर देंगे जिसका लेंथ स्मॉल एल है। तो दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। अब अगर इस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट किया जाए तो फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर इज गिवन बाय phi इक्वल टू phi टॉप प्लस phi बॉटम प्लस phi कर्व्ड। अगर टॉप सरफेस के बारे में बात करें तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, और अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होता भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री।
तो टॉप सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? 0। बॉटम सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? 0। और कर्व्ड सरफेस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इंटीग्रल E डॉट डी ए। और कर्व्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? तो इंटीग्रल E डॉट डी ए। ठीक है, तो फ्लक्स हो गया इंटीग्रल E डॉट डी ए। इसके बाद हम लोग कुछ लिख नहीं रहे हैं, यहीं तक लिख के छोड़ दिए। अब देखो, ये जो गॉसियन सरफेस है, चार्ज सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर है। तो जितना भी चार्ज है वो तो इस वाले सिलेंडर पे है, जो कि गॉसियन सरफेस के आउटसाइड है। तो हम बोल सकते हैं कि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज्ड इज 0, मतलब कि Q इनसाइड 0 है। नाउ वी कैन यूज गॉस लॉ। तो गॉस लॉ से हम बोलेंगे फाई इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई क्या है? तो इंटीग्रल E डॉट डी ए। Q इनसाइड क्या है? 0। 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज 0। अगर इंटीग्रल E डॉट डी ए 0 हुआ तो हम डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकते हैं कि E 0 होगा, क्योंकि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर A डॉट B 0 है तो इसमें 3 पॉसिबिलिटी है, आइदर A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0 और वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि DA तो 0 हो नहीं सकता है, एरिया वेक्टर तो 0 हो नहीं सकते हैं, और E DA के परपेंडिकुलर भी नहीं हो सकते हैं। ये जो E डॉट डी ए है किसके लिए है? कर्व्ड सरफेस के लिए है। तो कर्व्ड सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भी तो रेडियल डायरेक्शन में होगा, और एरिया वेक्टर भी रेडियल डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और DA के बीच का एंगल 0 डिग्री ही होगा, 90 होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मतलब कि 2 पॉसिबिलिटीज रूल्ड आउट। तो क्या बचा? E इक्वल टू 0। मतलब हम बोल सकते हैं कि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी 0। ठीक है, और इसीलिए हम लोग पहले से ही इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ नहीं किए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे आउटसाइड द सिलेंडर। ठीक है, तो मान लो इस सिलेंडर के एक्सिस से स्मॉल r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, वेयर स्मॉल r इज ग्रेटर दैन इक्वल टू कैपिटल R। तो ग्रेटर दैन कैपिटल R मतलब आउटसाइड, और इक्वल टू कैपिटल R मतलब सरफेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो इस बार हम लोग सिलेंडर के एक्सिस से स्मॉल r डिस्टेंस पे आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। The Gaussian surface will be a coaxial cylinder of radius small r और लेंथ कुछ भी, लेंथ मान लो स्मॉल l। तो दिस इज आवर Gaussian surface जिसका लेंथ है l और रेडियस है स्मॉल r। ठीक है, तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं आउटसाइड में। आउटसाइड के लिए स्मॉल r इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R। तो इस बार भी सिलेंडर में 3 पोर्शन है। तो फ्लक्स थ्रू सिलेंडर मतलब कि गॉसियन सरफेस इज फाई इक्वल टू 5 टॉप प्लस 5 बॉटम प्लस 5 कर्व्ड। 5 टॉप 5 बॉटम वंस अगेन 0 होगा। क्यों 0 होगा वो तुम समझ सकते हो। और 5 कर्व्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एवरीवेयर एक ही डायरेक्शन में होगा। तो E डॉट डी ए को तुम लिख सकते हो E डी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 1 हो गया, और E का मैग्नीट्यूड एज यूजुअल इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे कांस्टेंट होगा। तो E बाहर निकल गया, अंदर में बचा डी ए, और इंटीग्रल डी ए क्या मिलेगा? तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस विच इज 2 पाई स्मॉल r l। ठीक है, लेकिन इस बार ये जो सरफेस है उसके अंदर कुछ चार्ज है, मतलब कि इस बार Q इनसाइड 0 नहीं है। ठीक है, तो इस बार Q इनसाइड 0 नहीं है। तो Q इनसाइड है क्या? तो इस बार Q इनसाइड के लिए इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसको कंसीडर करेंगे। गॉसियन सरफेस का रेडियस है स्मॉल r विच इज ग्रेटर देन कैपिटल R। जो चार्ज है वो बस इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे है। तो हम बोल सकते हैं इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है इक्वल टू एक सिलेंडर के सरफेस पे चार्ज
जिसका लेंथ स्मॉल l है और रेडियस क्या है, कैपिटल R। तो अगर एक सिलेंडर कंसीडर करें जिसका रेडियस कैपिटल R और लेंथ l हो तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, तो 2 पाई कैपिटल R L, और इसी कर्व्ड सरफेस पे चार्ज है। ठीक है, तो चार्ज इनक्लोज के लिए लिख सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। एरिया यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, तो 2 पाई कैपिटल R L, 2 पाई स्मॉल r l नहीं लेंगे। 2 पाई स्मॉल r l क्यों नहीं लेंगे, तो 2 पाई स्मॉल r l का मतलब क्या हुआ, इस सरफेस का एरिया, और इस सरफेस पे तो चार्ज है ही नहीं भाई, चार्ज तो इस सरफेस पे है ना, तो इस सरफेस पे चार्ज है तो इसका रेडियस कितना लेना पड़ेगा, कैपिटल R। तो ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, नाउ वी कैन यूज गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के लिए फाई इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई क्या है, तो E इंटू 2 पाई स्मॉल r l। Q इनसाइड क्या है, तो सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल R L, और एप्सिलॉन नॉट इज एप्सिलॉन नॉट, तो 2 पाई L कैंसिल आउट। तो E क्या मिला, E मिला सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। तो ये आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली टू स्मॉल r है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉल r के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा होगा आउटसाइड द सिलेंडर। तो आउटसाइड द सिलेंडर के लिए स्मॉल r का वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू r है। अगर स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मतलब कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो E का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो स्मॉल r के जगह पे कैपिटल R पुट कर दो, तो कैपिटल R कैंसिल आउट, क्या मिला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहाँ पे, तो एट स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, डैट इज एट सरफेस। ठीक है, तो सरफेस ऑफ द सिलेंडर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस स्मॉल r का ग्राफ बनाया जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टेंस है कैपिटल R। तो स्मॉल r का वैल्यू अगर कैपिटल R हो जाए तो इसका मतलब हुआ सरफेस। तो सरफेस के इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब कि एक्स एक्सिस या बोलो आर एक्सिस, और आउटसाइड में स्मॉल r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आउटसाइड में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मैक्सिमम कहाँ पे है, सरफेस पे, मतलब कैपिटल R पे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सिलेंड्रिकल वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारे पास एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और ऑब्वियसली ये नॉन कंडक्टिंग वॉल्यूम है, क्योंकि अगर कंडक्टिंग वॉल्यूम होगा तो चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे। तो हम लोग एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं जिसका चार्ज डेंसिटी है रो। ठीक है, तो मान लो कि इस तरह का एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है और ये लॉन्ग वॉल्यूम है। ठीक है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, चार्ज इज एवरीवेयर प्रेजेंट, और इसका चार्ज डेंसिटी है रो। मान लो कि इसका एक्सिस यहाँ से पास कर रहा है, दिस इज एक्सिस ऑफ सिलेंडर, और इसका रेडियस है कैपिटल R। तो वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल r from the axis of this cylinder at a point inside the cylinder and at a point outside the cylinder। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा अगर चार्ज पॉजिटिव होगा, और रेडियली इनवर्ड होगा अगर चार्ज नेगेटिव होगा। तो लेट अस ड्रॉ सम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम लोगों ने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लिया।
Now we have to calculate electric field at a distance small r from the axis of cylinder. So let us calculate electric field at a distance small r from the axis of the cylinder outside the cylinder. Outside the cylinder. एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस आउटसाइड पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं? तो आउटसाइड द सिलेंडर, मतलब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर, और अगर सरफेस कंसिडर कर लें तो इक्वल टू आर हो जाएगा. तो जो हम डिराइव कर रहे हैं वो रिजल्ट स्मॉल आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर के लिए एप्लीकेबल है, मतलब सरफेस के लिए भी एप्लीकेबल है और सरफेस के आउटसाइड के लिए भी एप्लीकेबल है. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यूजिंग गॉस लॉ. तो वी हैव टू ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस, और सिलेंडर के लिए बेस्ट गॉसियन सरफेस होगा एक कोएक्सियल सिलेंडर. तो हम लोग ऐसा करेंगे कि स्मॉल आर रेडियस का एक कोएक्सियल सिलेंडर ड्रॉ कर लिए ऑफ एनी लेंथ. ठीक है, तो दिस इज आवर गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस है स्मॉल आर. इसका लेंथ मान लो स्मॉल एल. ठीक है, द लेंथ ऑफ द गॉसियन सरफेस इज एल. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस गॉसियन सरफेस. तो गॉसियन सरफेस में 3 पोर्शन है, टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस. तो वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ दीज सरफेसेस. ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस Gaussian surface is this cylinder. The flux through this Gaussian surface phi equal to phi top plus phi bottom plus phi curved. देखो, टॉप सरफेस के लिए एरिया वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री. तो टॉप सरफेस के लिए फ्लक्स विल बी 0. तो टॉप सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0. सिमिलरली बॉटम सरफेस के लिए एरिया वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री. तो इसलिए फ्लक्स थ्रू बॉटम सरफेस इज ऑल्सो 0. इसके बाद कर्व्ड सरफेस. अगर कर्व्ड सरफेस पे एक स्मॉल एरिया वेक्टर ले लिया जाए, अगर कर्व्ड सरफेस पे एक स्मॉल एरिया ले लिए DA और इसके करस्पॉन्डिंग एरिया वेक्टर ले लिए DA वेक्टर, तो DA वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल एट एवरी पॉइंट ऑन कर्व्ड सरफेस. ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर एक एरिया वेक्टर ड्रॉ कर लिया जाए तो दिस एरिया वेक्टर इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड. तो कर्व्ड सरफेस के लिए हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल E डॉट DA विच इज EDA cos 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन. cos 0 1 हो गया. और इस गॉसियन सरफेस पे एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस पे जितना भी पॉइंट्स है एक्सिस से r डिस्टेंस पे है. तो E का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, अंदर में क्या बचा? DA. और इंटीग्रल DA क्या होगा? तो कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज़ 2 पाई RL. ठीक है, तो ये फ्लक्स कैलकुलेट हो गया. अब अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट हो गया तो वी कैन यूज गॉस लॉ प्रोवाइडेड Q इनसाइड पता हो. तो हाउ टू कैलकुलेट Q इनसाइड? तो इस बार वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दिया हुआ है. रो इज व्हाट? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम.
तो चार्ज पॉइंट वॉल्यूम को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड चार्ज। तो देखो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वही क्यू इनसाइड है। लेकिन ध्यान दो कैपिटल आर रेडियस के आउटसाइड में चार्ज है नहीं, जो भी चार्ज है कैपिटल आर रेडियस के इनसाइड में है। तो जो भी चार्ज है कैपिटल आर के इनसाइड में है, कैपिटल आर के आउटसाइड में कोई चार्ज नहीं है। ये स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर वो ठीक है, लेकिन स्मॉल आर तक तो चार्ज है ही नहीं। चार्ज कहाँ तक है, कैपिटल आर तक ही है। मतलब जो गिवन सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है बस उसी में चार्ज है, उसके बाहर तो चार्ज है नहीं। और गॉसियन सरफेस का लेंथ कितना है, एल है। तो अगर हम एक सिलेंडर कंसीडर करें जिसका रेडियस हो कैपिटल आर और जिसका लेंथ है स्मॉल एल, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल। और इस वॉल्यूम में जो चार्ज होगा वही गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है। तो क्यू इनसाइड होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस कैपिटल आर, जी की होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल। ठीक है, तो दिस इज रो पाई आर स्क्वायर एल। नाउ वी कैन यूज गॉस लॉ। तो गॉस लॉ से हम लोग क्या लिखेंगे, फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज फाई, फाई इज ई इंटू टू पाई आर एल, ई इंटू टू पाई स्मॉल आर एल। क्यू इनसाइड क्या है, तो रो इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पाई कैंसिल हो गया, एल कैंसिल हो गया, ई चाहिए, टू इधर लेके चले जाओ। तो ई इक्वल टू क्या मिला, रो आर स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिला आउटसाइड में। तो ई आउटसाइड इज रो आर स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। ठीक है, ऑब्वियसली दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। मतलब स्मॉल आर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कहाँ पे होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आउटसाइड में मैक्सिमम कहाँ पे होना चाहिए, सरफेस पे। तो हम बोल सकते हैं कि आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा वो कहाँ पे होगा, सरफेस में। वो कहाँ पे होगा, सरफेस पे, क्योंकि सरफेस के बाद तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। तो सरफेस के लिए स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो सरफेस के लिए स्मॉल आर का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल आर। तो स्मॉल आर के यहाँ पे कैपिटल आर पुट कर दो तो एक आर कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा, रो कैपिटल आर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर। तो नेक्स्ट वी आर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर। तो इनसाइड द सिलेंडर के लिए स्मॉल आर शुड बी लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर। स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर हो गया तीन साइड और इक्वल टू आर हो गया मतलब कि सरफेस। तो सरफेस और इन साइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो रेडियली ही होगा। तो अगर स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो वी हैव टू ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस। तो इस बार हम लोग एक कोएक्सियल सिलेंडर ड्रॉ करेंगे ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड लेंथ एल। ठीक है, once again flux through this Gaussian surface is phi equal to phi top plus phi bottom plus phi curved। और phi top phi bottom में एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो इसे phi top phi bottom इज once again 0, क्या बचा phi curved। और phi curved इज EDA cos 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगा और cos 0 तो 1 होगा और ई का मैग्नीट्यूड इस गॉसियन सरफेस के सरफेस पे कांस्टेंट होगा। तो ई बाहर हो गया, अंदर बचा डी ए, तो ई इंटू टू पाई स्मॉल आर एल। ठीक है, इस बार क्यू इनसाइड डिफरेंट होगा। इस बार क्यू इनसाइड क्या होगा, तो रो इंटू इस सिलेंडर का वॉल्यूम। इस सिलेंडर का वॉल्यूम इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि
ये जो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है गिवन सिलेंडर के कम्प्लीटली इनसाइड है, तो हम लोग को बस वही चार्ज कंसीडर करना है जो कि गॉसियन सरफेस के अंदर हो। तो इस बार गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम क्या होगा, तो पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू एल। तो क्यू इनसाइड होगा रो इंटू वॉल्यूम, तो रो होगा, और वॉल्यूम क्या होगा, तो पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू एल। नाउ वी कैन यूज गॉस लॉ, फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई क्या है, ई इंटू 2 पाई स्मॉल आर एल, ई इंटू 2 पाई स्मॉल आर एल। और क्यू इनसाइड क्या है, तो रो इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर एल, और एप्सिलॉन नॉट तो एप्सिलॉन नॉट है। इस बार पाई कैंसिल हुआ, एक आर कैंसिल हो गया और एल कैंसिल हो गया, तो ई इक्वल टू क्या मिला, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। और पूछा जाए कि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा होगा स्मॉल आर के साथ, और इनसाइड में स्मॉल आर का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कैपिटल आर। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कहाँ पे होगा, तो वंस अगेन ऑन द सरफेस, और सरफेस के लिए स्मॉल आर का वैल्यू होगा कैपिटल आर। तो ई मैक्स इक्वल टू क्या मिला, रो कैपिटल आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसका समरी लिख लिया जाए। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इज रो स्मॉल आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, और आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डिराइव किए थे रो आर स्क्वायर, रो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। स्मॉल आर है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, और कैपिटल आर है रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल वॉल्यूम। तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे था, सरफेस पे। सरफेस के लिए स्मॉल आर का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल आर। तो अगर स्मॉल आर के जगह पे कैपिटल आर पुट कर लें तो यहाँ से मिलेगा रो कैपिटल आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसमें अगर स्मॉल आर के जगह पे कैपिटल आर पुट कर लें तो एक कैपिटल आर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से भी मिलेगा रो कैपिटल आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा रो कैपिटल आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कहाँ पे, तो एट सरफेस, और सरफेस के लिए स्मॉल आर का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल आर। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस स्मॉल आर का ग्राफ बनाया जाए तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्टेंस है कैपिटल आर। तो कैपिटल आर के पहले इनसाइड है, कैपिटल आर के बाद आउटसाइड है। इनसाइड में स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा लिनियरली, और कैपिटल आर के बाद में मतलब आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। इससे ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इज रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यू आर सपोज टू रिमेंबर दिस रिजल्ट, और इसके पहले भी जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन हुआ है सारा रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंड्रिकल वॉल्यूम। और कैसा सिलेंड्रिकल वॉल्यूम, लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम, मतलब इन्फाइनाइटली लॉन्ग। तो हम लोगों के पास अभी तक बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, और सारे रिजल्ट्स को तुम्हें याद भी रखना है। तो तुम्हें क्या क्या याद होना चाहिए इसको नोट कर लो। इतना सारा रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। इसमें से कुछ रिजल्ट्स हम लोग डिराइव किए हैं गॉस लॉ में, और कुछ रिजल्ट्स इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में डिराइव किया हुआ है। तो सारे को एक जगह पे लिख दो, तो सारे फॉर्मूला को एक जगह लिख लो और हमेशा याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम जेई पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है,
चलो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। फर्स्ट प्रॉब्लम में कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि एक लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट है, लेकिन नेग्लिजिबल थिकनेस का सीट नहीं है, इसका कुछ थिकनेस है, थिकनेस डी है, लेकिन इसका लेंथ लार्ज है, एरिया भी लार्ज है। थिकनेस डी है लेकिन लेंथ लार्ज है, एरिया भी लार्ज है, ठीक है। और इसका ये सेंट्रल लाइन है। सेंट्रल लाइन से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इनसाइड में कैलकुलेट करेंगे। तो इनसाइड के लिए x का वैल्यू लेस दैन d/2 होगा, और सरफेस भी कंसीडर कर लो तो लेस दैन इक्वल टू d/2 होगा। d/2 कहाँ से आया? तो पूरा थिकनेस d है, तो हाफ थिकनेस कितना होगा? d/2। एक सेंट्रल लाइन से लिया जा रहा है, तो अगर पॉइंट इन साइड में है तो x का वैल्यू d/2 से छोटा होगा और सरफेस के लिए d/2 के बराबर होगा, ठीक है। तो चलो मैं इसका सिर्फ क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रहा हूँ। अब ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल व्यू एक रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, और ये लार्ज सीट है, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड में बताना है, मतलब x का वैल्यू लेस दैन d/2 होगा। तो पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस बार गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर हम लेंगे जिसका लेंथ होगा 2x, लेंथ हम लिए 2x, और इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो A, ठीक है। अगर इस सीट पे चार्ज पॉजिटिव हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इन आउटवर्ड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर ले रहे हैं। काफ़ी है। तो पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा थ्रू दिस सिलेंडर। तो सिलेंडर में 3 सरफेस है, लेफ्ट सरफेस, राइट सरफेस और कर्व सरफेस। तो फ्लक्स थ्रू सिलेंडर is given by phi equal to phi left plus phi right plus phi curved। देखो, लेफ्ट के लिए एरिया वेक्टर लेफ्ट होगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। राइट के लिए एरिया वेक्टर राइट होगा जो कि राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। और कर्व्ड सरफेस पे एक स्मॉल एरिया डीए ले लिए तो उसके करस्पॉन्डिंग एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो कर्व्ड सरफेस पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा तो इससे कर्व्ड सरफेस पे फ्लक्स विल बी 0। फाई लेफ्ट और फाई राइट के लिए हम लोग लिखेंगे E डॉट ए, मतलब EA cos थीटा। तो लेफ्ट के लिए E एरिया लेफ्ट और cos 0 डिग्री, और राइट के लिए E एरिया राइट cos 0 डिग्री। अच्छा, लेफ्ट और राइट दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यही होगा। क्या रीजन है? क्योंकि इस साइड में x डिस्टेंस पे है और इस साइड में भी x डिस्टेंस पे है। तो अगर इस साइड में x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई है तो इस साइड में भी x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ई ही होगा, ठीक है। तो इससे ई दोनों जगह पे एक ही है। एरिया लेफ्ट एरिया राइट दोनों किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो एरिया लेफ्ट एरिया राइट दोनों ए हुआ, तो ई इंटू ए cos 0 1, तो क्या मिल गया? 2EA। तो फ्लक्स हो गया 2EA। अब हम लोग Q इनसाइड कैलकुलेट करेंगे। तो Q इनसाइड होगा रो इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इनसाइड दिस सिलेंडर, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? तो इसका लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेंथ कितना है? 2x, क्रॉस सेक्शनल एरिया A। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया 2x इंटू ए। तो रो इंटू 2x इंटू ए क्या दे दिया? चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस।
अब गॉस लॉ यूज करो तो फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई है 2EA, क्यू इनसाइड है रो इंटू 2XA अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2A कैंसिल आउट, तो E का वैल्यू क्या मिला, रो x अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब इनसाइड में x के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगा, सरफेस पे, और सरफेस के लिए x का वैल्यू क्या होगा, तो सरफेस के लिए x का वैल्यू होगा d/2, ठीक है। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू होगा, x के यहाँ पे d/2 पुट कर लो, तो रो d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कहाँ पे, एट सरफेस। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द गिवन शीट। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे आउटसाइड द गिवन शीट, ठीक है। तो आउटसाइड के लिए x का वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू d/2। तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में बताना है, मतलब x जो होना चाहिए d/2 से बड़ा होना चाहिए। तो सेंट्रल लाइन से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट कंसीडर किए जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो इस बार वंस अगेन गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर लेंगे और इस गॉसियन सरफेस का लेंथ होना चाहिए 2x, ठीक है, मतलब इधर x है तो इस साइड में भी क्या होना चाहिए, x ही होना चाहिए। और इस गॉसियन सरफेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो A, ठीक है। तो दिस ब्लू कलर्ड सिलेंडर इज आवर गॉसियन सरफेस। तो इस बार अगर फ्लक्स कैलकुलेट करें थ्रू सिलेंडर तो इस बार भी तीन ही चीज़ होगा, फाई लेफ्ट, फाई राइट प्लस फाई कर्व्ड, एंड फाई कर्व्ड इज वंस अगेन 0। क्यों 0 होगा तुम सोचो, और इस फाई का वैल्यू आएगा 2EA, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत सारा क्वेश्चन हो गया। अब क्यू इनसाइड खुद से एक बार कैलकुलेट करो। तो क्यू इनसाइड अगर कैलकुलेट करोगे तो कुछ बच्चे हमेशा गलती करते हैं। इस बार देखो जो x का वैल्यू है वो d/2 से बड़ा है, तो जो भी चार्ज है इस गॉसियन सरफेस के पूरे लेंथ में नहीं है, वो बस d लेंथ तक ही है। मतलब हम बोल सकते हैं इस बार जो चार्ज इंक्लोज्ड है वो एक सिलेंडर के अंदर इंक्लोज्ड है, लेकिन सिलेंडर के पूरे लेंथ पे नहीं, मतलब कि टोटल 2x लेंथ पे चार्ज है ही नहीं। वो चार्ज कितना डिस्टेंस तक है, बस d डिस्टेंस तक है, क्योंकि d डिस्टेंस में ही चार्ज है, उसके बाद तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो इस बार जो क्यू इनसाइड होगा उसके लिए यूज करना चाहिए रो इंटू वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम क्या लेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर ऑफ लेंथ d, ना कि लेंथ 2x। यहाँ पे केयरफुल रहना है। तो क्यू इनसाइड के लिए रो इंटू वी, और v का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ कितना लेना है d, ना कि 2x। तो रो इंटू वी, और v क्या होगा a इंटू डी। अब गॉस लॉ यूज करो। तो गॉस लॉ से फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई के लिए क्या लिखोगे, तो 2EA, क्यू इनसाइड है रो AD अपॉन एप्सिलॉन नॉट, A कैंसिल आउट, E का वैल्यू क्या मिला, तो रो D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड x पे डिपेंडेंट ही नहीं है, मतलब कि आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड x पे डिपेंडेंट ही नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है। और इनसाइड में क्या था, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड था रो x अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, रो x अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, रो d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर तुमसे बोल दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x का ग्राफ बनाओ, ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट डिस्टेंस है d/2, ठीक है। तो d/2 के पहले इनसाइड, d/2 के बाद आउटसाइड। तो इनसाइड में x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इनसाइड में x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप टू d/2, और d/2 पे मैक्सिमम है,
और मैक्सिमम वैल्यू कितना है, रो डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद आउटसाइड में भी रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन आउटसाइड में कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसा हुआ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड के लिए था। देखो सिचुएशन कुछ ऐसा था कि राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड राइट था और लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट था। तो अगर ई वर्सेस एस ग्राफ लेफ्ट के लिए बनाने बोल दें तो राइट साइड को अगर पॉजिटिव मान लें, तो लेफ्ट साइड में ई क्या होगा, नेगेटिव। तो ऐसा ही पैटर्न लेफ्ट साइड के लिए होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेंगे, नेगेटिव बता रहा है कि डायरेक्शन उल्टा है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं हुआ कि मैग्नीट्यूड नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड तो एवरीवेयर पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो ई वर्सेस एस ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो फुल्ली समझ में आ रहा है तुम लोगों को। A sphere of radius r0 carries a volume charge density proportional to the distance x from the origin, rho equal to alpha x, where alpha is a positive constant. First part, calculate the total charge in the sphere of radius r0. Second part, the sphere is shaved off so as to reduce its radius. What should be the radius capital R of the remaining sphere so that it contains half the charge of the original sphere? ठीक है। थर्ड पार्ट, find the electric field at a point inside the sphere at a distance small r less than capital R. Give your answer for original sphere of radius r0 as well as for the smaller sphere of radius capital R that was left after shaving off the original sphere. That was left after shaving off the original sphere. ठीक है, सॉल्व किया जाए। फर्स्ट पार्ट में एक स्फीयर दिया हुआ है जिसका रेडियस क्या है, r0, जहाँ x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो रो इज अल्फा x, वेयर अल्फा इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, और बताना कि इस स्फीयर के इनसाइड में टोटल चार्ज कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, चार्ज। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है, नहीं, इट डिपेंड्स ऑन एक्स। तो जैसे ही डिपेंड्स ऑन एक्स हो गया, हम लोग डायरेक्ट रो इनटू वी नहीं कह सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के लिए एक स्मॉल वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई स्फीयर है तो उसके लिए जो स्मॉल वॉल्यूम होगा वो कैसा लेंगे, एक कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल। क्या लेंगे, एक कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल। तो हम लोग एक्स डिस्टेंस पे एक सेल कंसिडर किए जिसका रेडियस है एक्स और इस सेल का थिकनेस मान लीजिए डी एक्स, ठीक है। हम लोग एक सेल कंसिडर किए जिसका रेडियस हम लोग क्या ले रहे हैं, एक्स और थिकनेस डी एक्स। इस सेल का वॉल्यूम मान लो डी वी और इस पे चार्ज क्या मान लो, डी क्यू, ठीक है। तो सेल पे जो चार्ज होगा डी क्यू को हम लिख सकते हैं रो डी वी, चार्ज पॉइंट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, लेकिन कितना बड़ा वॉल्यूम, छोटा सा वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम क्या लिए, डी वी। वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। इस तरह के केस में वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। तो अगर रेडियस एक्स है तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर, स्फीयर है, और उसका थिकनेस क्या है, डी एक्स। तो वॉल्यूम क्या मिला, 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये डी क्यू मिला क्या, तो चार्ज ऑन दिस स्मॉल वॉल्यूम या स्फेरिकल सेल। हम लोग क्या बताना है, पूरे स्फीयर पे टोटल चार्ज, ठीक है। तो टोटल चार्ज मान लो क्यू, क्यू क्या होगा,
इंटीग्रल डी क्यू, बोला इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसमें 4 पाई कांस्टेंट है, अंदर में रह गया रो एक्स स्क्वायर डी एक्स, रो कांस्टेंट नहीं, रो के जगह पे क्या लिखेंगे अल्फा एक्स, तो 4 पाई अल्फा एक्स जब करेंगे तो अल्फा एक्स क्यूब हो जाएगा डी एक्स। इंटीग्रेशन का लिमिट भी लेना चाहिए, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, लिमिट 0 से r0 तक, 0 से r0 तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा बहुत सारा सेल कंसिडर कर रहे हैं, बिगिनिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ द गिवन स्फीयर टू एकदम लास्ट, ठीक है। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन पता है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स टू द पावर ऑफ 4/4, लिमिट 0 और r0 पुट करेंगे, क्या मिला पाई अल्फा r0 टू द पावर ऑफ 4, कोई दिक्कत, तो पहला पार्ट का आंसर होगी। ठीक, सेकेंड पार्ट में क्या पूछे हैं, वो जो स्फीयर है उसको सेव्ड ऑफ कर दिया, मतलब किनारे किनारे से काट दिए, मतलब हाँ सेव्ड ऑफ मतलब बोल सकते हैं और सही से और छील देना, लेकिन सेफ स्फेरिकली रख रहे हैं, ठीक है, सेफ स्फेरिकली रख रहे हैं और रेडियस हो जा रहा आर, आर r0 से छोटा है और चार्ज क्या हो जा रहा है इसका आधा q/2, तो बताना आर का वैल्यू क्या होगा, नहीं हो पाएगा, आराम से हो जाएगा। देखो रो तो वही है ना अल्फा एक्स ही है, सेम ही स्फीयर है, रो ही अल्फा एक्स, ठीक है, लेकिन चेंज किया जा रहा है चार्ज। सेकेंड पार्ट में ऐसा हो रहा है कि रेडियस हो गया r और चार्ज इस पर टोटल कितना हो गया q/2, पहला पार्ट में टोटल चार्ज था q, ठीक है। अगर रो रहे अल्फा एक्स रहे रेडियस r है, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जो भी चार्ज होगा वो फिर से इसी तरह से होगा, बस इंटीग्रेशन में लिमिट क्या चेंज होगा 0 से r, तो यहाँ r0 है तो उसके जगह पे क्या होगा r, तो मतलब इस बार जो चार्ज है इस बार चार्ज है q/2, लेकिन वो किसके बराबर होगा पाई अल्फा r4। अब देखो LHS में तो q/2 है, q का वैल्यू पता है, पुट कर दो पाई अल्फा r0 पावर 4/2 इक्वल टू पाई अल्फा r का पावर 4, पाई अल्फा कैंसिल आउट, r चाहिए, r इक्वल टू क्या होगा r0/4/2, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में हम लोग क्या यूज करेंगे, क्या निकालना है थर्ड पार्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में, इनसाइड रेडियस r, कौन सा लॉ यूज करेंगे गॉस लॉ, ठीक है। देखो गॉस लॉ में हम लोग बहुत सारे डेरिवेशन किए हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई स्फेरिकल वॉल्यूम है कंटेनिंग चार्ज, तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है kq/r², पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला, और इनसाइड में फॉर्मूला क्या था ρr/3ε0। सारा रिजल्ट तो याद रखना है, इनसाइड में होता है ρr/3ε0 और आउटसाइड में क्या होता है kq/r², ठीक है। पॉइंट ये है कि क्या हम लोग ρr/3ε0 यहाँ पे यूज कर सकते हैं इनसाइड में, नहीं, क्योंकि रो कांस्टेंट नहीं है, वो कब यूज होगा जब रो कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा, तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, रो डिपेंड्स ऑन एक्स, तो वी कैन नॉट यूज ρr/3ε0 इनसाइड में, क्या यूज करना चाहिए गॉस लॉ, फंडामेंटल लॉ, ठीक है। तो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे गॉस लॉ। मान लो कोई डिस्टेंस कंसिडर किए स्मॉल r, ठीक है, सेंटर से, अच्छा अगर चार्ज पॉजिटिव मान ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड में होगा रेडियल आउटवर्ड, और ऐसे भी चार्ज यहाँ पॉजिटिव ही है, रीजन अल्फा इज पॉजिटिव, रो इक्वल टू क्या है अल्फा एक्स, अल्फा पॉजिटिव है मतलब रो क्या होगा पॉजिटिव, एक्स तो नेगेटिव यहाँ पे है नहीं, नेगेटिव का कोई सेंस नहीं है, एक्स कहाँ से दिया जा रहा है सेंटर से, तो एक्स नेगेटिव का कोई सेंस नहीं है, मतलब रो क्या है पॉजिटिव ही है, तो रो पॉजिटिव है मतलब चार्ज भी पॉजिटिव है, चार्ज पॉजिटिव है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा रेडियली आउटवर्ड। तो अगर गॉस लॉ यूज करें तो गॉस लॉ से लिखते हैं फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड/ε0, फाई के बदले क्या लिखेंगे सरफेस E.ds, और E.ds तुम लोग बताओ तो आंख मूंद करके क्या लिखेंगे E/4πr², क्योंकि ds का इंटीग्रेशन क्या होगा स्फीयर का सरफेस एरिया विच इज 4πr²,
इसके बाद क्यू इनसाइड क्या होगा, पाई अल्फा स्मॉल आर का पावर 4, कैपिटल आर नहीं, क्योंकि हम लोग क्यू इनसाइड कंसीडर कर रहे हैं एक स्फीयर के अंदर का चार्ज जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर। तो अगर रेडियस स्मॉल आर हो जाए तो क्यू इनसाइड क्या होगा, पाई अल्फा स्मॉल आर का पावर 4। तो पाई अल्फा स्मॉल आर का पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे पाई पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर कैंसिल आउट, इक्वल टू क्या मिला, अल्फा आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। इस वाले केस के लिए क्या होगा, सेम ही रिजल्ट होगा या डिफरेंट रिजल्ट होगा, क्या फर्क पड़ेगा, फर्क कहाँ पे दिख रहा है, सिर्फ ठीक है रेडियस आर है, लेकिन जो डिस्टेंस स्मॉल आर है वो तो इनसाइड में ही है ना, ठीक है। तो इस गॉस लॉ में लेफ्ट हैंड साइड में भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, राइट हैंड साइड में भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, कहीं तो कोई इफेक्ट हो नहीं रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कहाँ से कोई इफेक्ट होगा, तो दोनों पार्ट का आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। मतलब दोनों स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में क्या होगा, अल्फा आर का पावर अल्फा आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, आउटसाइड में दोनों स्फीयर में क्या क्या होगा, पहले फर्स्ट स्फीयर में आउटसाइड में क्या होगा, देखो फर्स्ट वाले केस में चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, ठीक है। तो कैपिटल क्यू है और आउटसाइड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने बोल दे तो क्या यूज करेंगे, पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर, जहाँ कैपिटल क्यू का वैल्यू पता है पुट कर देंगे, ठीक है। और सेकेंड वाले केस में क्या होगा, के क्यू बाई 2 आर स्क्वायर, और कैपिटल क्यू का वैल्यू पता है, हो जाएगा उससे, ठीक है। A charge distribution generates a radial electric field E vector equal to A upon R square E raised to the power minus R upon K R cap. E vector equal to A upon R square E raised to the power of mass R upon K R cap, where R is the distance from the origin. R cap is a unit vector away from origin, and A and K are positive constants. The electric field extends around the origin up to a large distance. First part, find the charge Q0 that must be located at the origin to create such a field. Find the charge Q0 that must be located at the origin to create such a field. Second part, find the quantity of charge Q. Find the quantity of charge Q that must be spread around the charge Q0 at origin to create such a field. देखो, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड में है, रेडियल डायरेक्शन में है, और बोला हुआ कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। रेडियली आउटवर्ड बोलने का मतलब क्या हुआ कि अगर ओरिजिन को सेंटर मान करके एक स्फीयर ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड में है, रेडियस के डायरेक्शन में, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है एट ए डिस्टेंस आर, तो ओरिजिन से डिस्टेंस आर पे ऐसा करो कि एक स्फीयर ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो दिस स्फीयर इज आवर गॉसियन सरफेस, और हम लोग डिस्टेंस क्या ले रहे हैं, आर। आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई। अगर आर कांस्टेंट हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एवरीवेयर सेम है या डिफरेंट है, सेम, ठीक है। मान लो इस स्फीयर के इनसाइड में जो चार्ज है वो है क्यू इनसाइड, तो अगर हम लोग गॉस लॉ यूज करते हैं तो क्या लिखेंगे, फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई की जगह पे क्या लिखेंगे, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बोलिए आर अगर कांस्टेंट हो जाए तो क्या ई कांस्टेंट नहीं होगा, हो जाएगा। अगर आर कांस्टेंट हो जाए तो ई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्यू इनसाइड पता नहीं,
अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई के बदले क्या लिखेंगे, ए अपॉन आर स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर मास आर अपॉन के। आर क्या आप लिखने की जरूरत है यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्यू इनसाइड इक्वल टू क्या मिला, एप्सिलॉन नॉट ए ई रेज़ टू द पावर मास आर अपॉन के, और कुछ बच गया 4 पाई, ठीक है। ये मिला हम लोग को क्यू इनसाइड, कितना डिस्टेंस पे क्यू इनसाइड, आर डिस्टेंस पे। अब दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या मांगा है, चार्ज कहाँ पे मांगा है, सेंटर पे। अगर सेंटर कंसीडर कर लें तो सेंटर के लिए आर का वैल्यू क्या होगा, 0, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में एट सेंटर आर इक्वल टू क्या लेना चाहिए, 0। अगर आर 0 इसमें पुट कर लें तो क्यू इनसाइड का वैल्यू क्या मिलेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। तब इस केस में जो क्यू इनसाइड होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और क्यू इनसाइड ही क्यू नॉट है पहला पार्ट में क्यू इनसाइड क्या है, क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। दिक्कत था इसमें कुछ नहीं, क्वेश्चन बस ऐसे डराने के लिए दे दिया है, लेकिन आराम से हम लोग प्रोसीड करें तो आंसर आ ही जाएगा। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या मांगा है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज अराउंड क्यू नॉट, स्प्रेड अराउंड क्यू नॉट, मतलब कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। क्यू नॉट कहाँ पे है, सेंटर पे। सेंटर के सराउंड में बहुत सारा चार्ज है, अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू लार्ज डिस्टेंस है, तो मतलब सेंटर के अराउंड चार्ज है अप टू इन्फिनिटी तक। अगर टोटल चार्ज एकदम, तो टोटल चार्ज के लिए आर का वैल्यू क्या लेना चाहिए, टेंस टू इन्फिनिटी। अगर आर टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए तब इस केस में क्यू इनसाइड क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए ई रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस इन्फिनिटी, और ई रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस इन्फिनिटी तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपॉन ई रेज़ टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी, और 1 अपॉन ई रेज़ टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी इज 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0, मतलब इसका वैल्यू क्या मिला, 0। लेकिन क्यू इनसाइड में दो टर्म है, एक है क्यू नॉट और दूसरा है क्यू नॉट के बाहर, समझ पाए। देखो क्यू नॉट कहाँ पे है, सेंटर पे, और सेंटर प्लस उसके सराउंडिंग में जितना भी चार्ज है सबका सम क्या है, 0, ठीक है। तो क्यू नॉट सेंटर वाला, क्यू डैश उसके सराउंडिंग वाला इक्वल टू 0, तो क्यू डैश का वैल्यू क्या होगा, माइनस क्यू नॉट मतलब कि माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक। तो सेकेंड पार्ट का आंसर ये। नया क्वेश्चन बनाना हम लोग सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे, ठीक है। बस क्लास वाला कोई बार बार रिवाइज करोगे तो बहुत है, ये एडवांस आराम से हो जाएगा।